नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत वक्त हो गया, यकीन करें जितनी हुकूमत की तारीफ़ें की ना, इतनी शायद शायरों ने और जो आप कह सकते हैं कि मशहूर शौरा जो थे, उन्होंने खूबसूरत लड़कियों की इतनी तारीफ़ नहीं की होगी आज तक उर्दू शायरी के अंदर, जितनी हमने हुकूमत की मईशत की तारीफ़ कर दी। जबकि हुआ कुछ भी नहीं, सीधी जो बात है। लेकिन चूँकि मीडिया भी ज़िम्मेदार थी, मुल्क को इंतशार से बचाना था, सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाना था, तो हम वही राग अलापते रहे जो हमें कहा गया। मईशत का इतनी कोई इम्प्रूवमेंट आई नहीं। मैं तो स्ट्रेट बात करता हूँ यार, सच्ची बात करता हूँ, मैं घुमाता फिराता नहीं हूँ, इसीलिए मशहूर हूँ। अभी तक बिज़नेस का चूरन बेचता हूँ, लेकिन आपको खुद पता है लोग आज भी क्यों ख़रीदते हैं। इसीलिए ख़रीद लेते हैं कि भाई बोलते हैं चलो ये तो एक आदमी सच बता रहा है ना। बाकी लोगों का क्या है, ये तो ऐसे लगता है जैसे घोड़े की रेस में आ गया मैं। पहले मलीर में ना घोड़े की रेस हुआ करती थी। आप कभी गए उस घोड़े की रेस में वसीम भाई? वो घोड़े की रेस होती थी, लोग उस पर पैसे लगाते थे। तो वो घोड़े जो होते थे ना, उसमें कहते थे साहब ये घोड़ा बड़ा अच्छा दौड़ेगा, वो घोड़ा बड़ा अच्छा दौड़ेगा। फिर अपने पसंदीदा घोड़े के ऊपर जनाब आवाज़ें कसते थे। अच्छा ये नहीं बताना भाई, पाकिस्तान में होता रहा, ये नहीं बताना। अच्छा चलो सही है क्या क्या छुपाऊँ यार, क्या क्या नहीं बताऊँ आपको, क्या क्या नहीं बताऊँ आपके मुल्क में क्या क्या नहीं होता। खैर एनीवे, लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, बात यह है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं आई। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप ये बोलें जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था तब से बहुत बेहतर हो गए, हाँ ठीक है यार, तब से बेहतर हो गए, लेकिन जिस तरह के हालात इस मुल्क के होने चाहिए ना वैसे नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हैं, किराए की वालों के लिए पानी बहुत महंगा है, बहुत मुश्किलात और तकालीफ के अंदर लोग रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत माशी दबाव है। हाँ यस, द रिच एंड द पावरफुल हैव ऑलवेज बीन वेरी हैप्पी इन दिस कंट्री एंड दे विल कंटिन्यू टू बी वेरी हैप्पी इन दिस कंट्री। यहाँ पे आप देखें कि मेन इशू ये कि इस पॉजिटिविटी के चक्कर में क्या हुआ कि जैसे कभी कभार पॉजिटिव इज़ नॉट गुड, डू यू नो दिस। लोग कहते हैं ना अली भाई पॉजिटिविटी, ये जो बीमारी का टेस्ट होता है ना, जैसे कोविड का टेस्ट होता था, इसमें भी अगर पॉजिटिव आ जाता था ना, तो इसका मतलब है कि आप घर तक महदूद हो जाएं, महसूर हो जाएं। पॉजिटिविटी इज़ नॉट गुड व्हेन यू गॉट अ मेडिकल टेस्ट। नहीं समझ में आएगा भी नहीं यार आप लोगों को। जिस दौर में पढ़ना था, आप उस दौर में लड़कियों के टेलीफोन इकट्ठे करते रहे। और मज़े की बात देखो कि जितने नालायक मेरी क्लास में पढ़ते थे और जो सिर्फ यूनिवर्सिटी आते थे लड़कियों के टेलीफोन नंबर लेने, गप्पे लगाने, घूमने, सैर करने, सब बेहतरीन ओहदों पर बैठे हुए, बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, टॉप पोजीशंस। जितने लफंगे थे ना मेरी क्लास के अंदर, सारे लफंगे, लोफर, बेकार, जिनके माँ बाप ही तंग थे उनसे, वो सब ऐसी ऐसी पोजीशनों पे बैठे हुए, यकीन करो रश्क आता है यार उनको देख के। वाह अरे किस्मत सब एक ही शो में बता दूं, फिर कल क्या देखोगे। चलो आगे जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है और डिक्लाइन आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और इंपोर्ट में तो बहुत बढ़ गया है। अच्छा, गवर्नमेंट के फिगर ऐसे होते हैं जैसे बीवी का मूड देखा आपने? आप में से किसी की शादी हुई है? अंकल आपकी तो हुई है। बीवी का मूड और गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स रोज बदल जाते हैं। लेकिन मेरे फाजिल मेहमान से मैं ये जानना चाहूँगा, ये भी मुस्कुरा रहे हैं, ज़ाहिरी बात है मेरी तरह ये भी शादीशुदा होंगे। वेलकम करता हूँ आपको इब्राहिम तवाब साहब। और आप बिज़नेस लीडर होने के साथ साथ अथोपिया के पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर भी हैं और इसके अलावा कौंसल जनरल ऑनररी कराची में, और इसके अलावा आप पाकिस्तान अथोपिया की जो बिज़नेस की तंजीम है उसकी भी सरबराही करते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। इसके अलावा आप ज़ाहिरी बात है कारोबारी शख्सियत भी हैं। तो बात यह है कि ये जो स्टेट्स होते हैं, ज़ाहिरी बात है वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के स्टेट्स होते हैं। बिजनेसमैन आई डोंट नो इन देयर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से पूछा है पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट नो, यू आर यंग डायनेमिक बिजनेसमैन, उन्होंने मुझे जवाब ये दिया है कि वी डोंट मेक आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, वी मेक आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन रियल मार्केट कंडीशंस। क्या ये बात सही है, ये गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली भाई आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बात आपने जो कही है मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक ठीक भी है।
लेकिन हम कम्प्लीटली गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हम एज अ बिजनेस पर्सन अपने अंदर से वो डेटा वो स्टेटिस्टिक्स नहीं निकाल सकते। मिसाल के तौर पे एक इकोनॉमी का ग्रोथ है, अब क्या इकोनॉमी की ग्रोथ प्रेडिक्शन है अगले साल की, उसके अगले साल की, अनफॉर्चुनेटली जो प्रेडिक्शन होती है वो जो फोरकास्टिंग होती है वो पूरी नहीं होती, मगर फिर भी कम से कम एटलीस्ट हमें एक ओवरव्यू तो मिलता है। और जो ओवरऑल हालात इस वक्त हैं, शायद ऊपर से जो लोग देखते हैं वो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बड़े अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट तो आपकी कहाँ से कहाँ चली गई है, मगर क्या ऑन ग्राउंड ये चीज़ें हैं या ये चीज़ें नहीं हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो भी कोई छोटे से छोटा कारोबार कर रहा है या बड़े से बड़ा कारोबार कर रहा है वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है। ये बात आपने सही की है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक बैरोमीटर अब कोई कंसिडर नहीं करता। मैंने जितने बिजनेसमैन से कहा है उन्होंने कहा है हम शिट टॉक एक्सचेंज को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये एक स्पेकुलेटिव मार्केट है, it cannot be considered as a barometer of the economy. Definitely it can show excitement of people in investing in a certain avenue, but under no circumstances can it be taken as a measure of the economy. अच्छा, यहीं पे मैं आपके सामने एक और चीज़ भी रखता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि जी आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकान से, जो आपके भी अजीज़ जानने वाले हैं, आप लोग खुद भी माशाल्लाह बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनसे मैंने कहा जैसे इन्वेंट्री प्लानिंग होती है, तो आप क्या सरकार ने अभी बोला कि जनाब एक्सपोर्ट की जो है वो पोजीशन थोड़ी ख़राब है, इंपोर्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ी बढ़ गई है, उसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, हम जैसे आपने कहा कंप्लीटली डिसरिगार्ड तो नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि हम एक्चुअली मजबूर हैं कि हम रियलिटी में बिलीव करें। गवर्नमेंट जो बात कहती है वो ज़्यादा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन होती है, उसको थोड़ा सा रोज़ी भी कर देते हैं फॉर देयर ओन पॉलिटिकल रीजंस। ऐसे नहीं कि हम उसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड करते हैं। मैं इनकी बात को इस पर स्टैंड बाय करता हूँ, कोई तो हमारे पास बेस होनी चाहिए ना। बट आई थिंक दैट इन द जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स स्पेशली विद रिगार्ड टू ट्रेड, आई थिंक बिजनेसमैन शुड बी ऑल्सो टेकन ऑन बोर्ड व्हेन नंबर्स आर बीइंग कंपाइल्ड। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ बुराई नहीं अली भाई, बहुत ज़रूरी है। देखें, हमने पिछले कुछ अरसे में ऐसा वक्त देखा है पाकिस्तान की इंटरनेशनल ट्रेड ने, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स, जब हमारी एलसीज नहीं खुलती थी, हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी क्योंकि हम अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। देखिए, नथिंग कैन बी वर्स देन दैट। मेरा लास्ट पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे मैं अपनी इंडस्ट्री बंद करूँ, और वो भी इसलिए कि मैं जो है वो अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकता। रॉ मटेरियल क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकता? कि जी मुल्क के पास डॉलर नहीं है। एक एलसी जिसको शायद 2 घंटे लगने चाहिए खुलने में, उसको खुलने में 2 से 3 हफ्ते लग रहे थे। वो भी हर बैंक की अपने नखरे थे, और 100% कैश एक वक्त पे हो गया था, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल, मार्जिन प्लस उसके बावजूद फिर जो छोटे बैंक से जो काम कर रहे थे वो उनका जो रेट होता था एक्सचेंज रेट, उसमें और बैंक के रेट में 4-4, 5-5 रुपए का फ़र्क होता था। मतलब ये एक वो वाला मामला हो गया था जिसमें आप समझते थे कि यार इस मुल्क में तो शायद कारोबार किया ही नहीं जा सकता, ख़ास तौर पे जो कि इम्पोर्ट बेस्ड हो। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेजर इंडस्ट्री जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार आप ऐसी इंडस्ट्री लगा लेंगे जिसमें जो है वो आपको रॉ मटेरियल इम्पोर्ट ना करना पड़े। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी ममालिक ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल अपना इंपोर्ट करते हैं, उसको वैल्यू ऐड करते हैं और फिर उसको री एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी अभी ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, मैं बड़े मज़े की आपको बात बताऊं, मैं अगले दिन एक असेसमेंट कर रहा था, मैंने देखा जितने ममालिक ऐसे हैं जिनकी जीडीपी ग्रोथ रही है, उनकी स्टील इंडस्ट्री साथ साथ प्रॉस्पर करती रही है। ये मैं वजह से पूछ रहा हूँ, आपको पता है स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द, या स्टील इंपोर्ट्स भी फॉर दैट मैटर, जिनका इंडिजिनसली नहीं प्रोड्यूस होता, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान डज नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ आयरन ओर। वो हम ऐसे ही कहते हैं कि जी हमारे पास है, लेकिन है वह कोई नहीं है, नहीं मारते रहते हैं हम लोग। तो ज़्यादातर इसका रॉ मटेरियल जो है बाहर से आता है, और ये कुदरत का करिश्मा है कि ये मेलेबल भी होती है और डक्टाइल भी होती है, यानी इसकी आप प्लेटें भी बना सकते हैं और बार्स भी बना सकते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जनरली। बिल्कुल एम ये है कि आपके मुल्क की स्टील इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं कर रही, आप जीडीपी ग्रोथ दिखा कैसे सकते हैं? साइंस की किताबें फाड़ दूँ मैं? आप बोले मैं साइंस की किताबें फाड़ देता हूँ। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो भी मुल्क तरक्की कर रहा होगा उसकी स्टील इंडस्ट्री भी साथ में फ्लरिश कर रही है।
अली भाई, मेरा ख्याल है जो बात आपने कही है इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी स्टील इंडस्ट्री का जो हाल है वो तो इस वक्त कोई अगर खाली स्टॉक मार्केट में भी जो स्टील की इंडस्ट्रीज हैं उनकी लिस्टिंग भी देख ले तो वो हालात देख लेगा कि कहाँ क्या है। पिछले 5 सालों से बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं वो दिवालियों के हालात में हैं, कुछ बैंकरप्सीज फाइल कर चुकी हैं, कुछ ने अपने शेयर उतने नीचे बेच दिए हैं, मतलब दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। तो जाहिर है क्योंकि स्टील इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ इतनी इंस्टेबिलिटी है। आप ये देखें कि कुछ टाइम पहले ऐसा था कि सरिये के रेट रोज़ाना बढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे इतनी फ्लक्चुएशन हो वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री का प्रॉस्पर करना चलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली डिमांड जाना हो। देखें, डिमांड और सप्लाई जो है ना वो प्राइस डिटरमिन करती है। अब आप प्राइस बढ़ाते जाएं मगर डिमांड ही नहीं होगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री बंद होगी। प्राइस कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी खुशी से नहीं बढ़ाता या अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए नहीं बढ़ाता, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है आपकी प्राइस बढ़ती जा रही है। मार्केट में उतनी डिमांड ही नहीं है कि वो उस प्राइस को मैच कर सके। और माइंड यू, जो पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी डिमांड आपके रूरल एरियाज़ के अंदर मीट करती हैं, री रोलिंग मिल्स करती हैं, उसमें मैं कहूँगा बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि स्क्रैप के ऊपर दे आर रिलायंट। दैट मीन्स ऑन द वेट ऑफ स्क्रैप दे गेट स्टफ फ्रॉम आउटसाइड दिस कंट्री, जहाँ से भी मिल रहा हो। अपने मुल्क के अंदर भी हमारे मिल जाता है, लेकिन देन दैट वोंट बी कॉल्ड ग्रोथ ना, ग्रोथ तो नहीं। आप सही कह रहे हैं, मेजर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, जिससे शिप ब्रेकिंग से ब्लेड्स बनते हैं और ब्लेड से री रोलिंग मिल के थ्रू वो सरिया में कन्वर्ट होता है। जी अली भाई, देखिए मैं तो कहूँगा कि चलें, स्टील इंडस्ट्री वेरी राइटली सेड इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, वन ऑफ द इंडिकेटर्स। हमारे मुल्क का तो बैकबोन टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल का क्या हाल है हमारे मुल्क का, आप ये देखें कि जो आज भी इवन एज ऑफ टुडे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अर्निंग सेक्टर है वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल भी डिक्लाइनिंग पे है। टेक्सटाइल सेक्टर वाले जिससे आप बात करें वो बेचारा दे आर स्ट्रगलिंग एंड वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जाहिर बात है। वो बात ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉटन आप लोकल प्रोड्यूस करते थे आज आप उसी के इंपोर्ट पे आ गए। जी जी जी, तो जो आप तो बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक मिनट के लिए रुकें और सोचें कि हमें आगे जाने के लिए करना क्या है। हम तो वक्त के साथ साथ पीछे जाते जा रहे हैं। अगर हमारी बैकबोन टेक्सटाइल है, हमें ये चीज़ पता है, हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इस बात को सपोर्ट करते हैं, तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉलिसी शुड बी कि आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किसी ना किसी तरह से बचाएं। मैं नहीं कहता आप सब्सिडाइज करें, मगर एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट तो करें। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की टेक्सटाइल पॉलिसी जो है इट्स नेवर बिन इन द राइट डायरेक्शन, और उसका रीज़न इब्राहिम साहब आए तो मैं इनके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं वैसे रिसर्च भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च करके फिर उसके बाद उसको कूड़े में डाल देता हूँ। पाकिस्तान में उसका क्या काम। तो खैर मेन एम ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है वो ये है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम सीवियर इंटेलेक्चुअल शॉर्टेज। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो इसको ब्रेन ड्रेन नहीं कहेंगे, बहुत सारे जो लोग टेक्सटाइल के अंदर मौजूद हैं वो क्या है कि दे हैव नॉट शिफ्टेड टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैनी ऑफ देम आर वेरी वेरी बिग। इशू ये होता है कि यू कैन नॉट हैव 100% ऑफ योर इंडस्ट्री फैमिली रन। यू कैन हैव अ चंक ऑफ इट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन इन अफ्रीका जब ये आते हैं हमेशा बात करते हैं। यू कैन हैव a portion of your industry being run by family managed businesses and a portion of your country's business sector to be run by professional management. Interestingly, I'll tell you something. Pakistan's biggest conglomerates do not operate textile industry. Only one does, and I won't call them a conglomerate. आप जानते होंगे मॉल भी बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, बैंक भी हैं उनके, इंश्योरेंस कंपनी भी उनकी, बट दे आर वेरी गुड पीपल। मैं उनको कहता हूँ बहुत अच्छा लगा, गाड़ियाँ भी आ रही हैं यहाँ नए नए नामों से। लेकिन मेन इशू ये है कि अपार्ट फ्रॉम देम द बिगेस्ट कंग्लोमरेट इन पाकिस्तान is not running a textile. Ali bhai, I will slightly disagree because this is not the core issue. अच्छा कोर इशू ये होता है कि आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम 2, 4, 6, 8, 10 कंपनियों की होती है। इंडस्ट्री की मैनेजमेंट प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना। यहाँ पे तो वी कैन सी अ क्लियर डिक्लाइन इन द इंडस्ट्री नंबर्स। जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल पाकिस्तान का, टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स भी है। जितने लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें इतने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो आप ये देखें कि जब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है तो खाली
एक इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही, हज़ारों लोग बेघर हो रहे हैं। और यहाँ पे रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना आप सुनते हैं कि यार आज वो इंडस्ट्री बंद हो गई, आज वो बंद हो गई। अब बल्कि अगला फेज़ आ गया है कि वो बिक्री है, वो बिक्री है, वो बिक्री है जी। तो इन हालात में कोई क्यों खरीदेगा? हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आओ। जब लोकल इन्वेस्टर जा रहा है यहाँ से, लोकल इन्वेस्टर अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा आपके पास? कोर प्रिंसिपल, कोर प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है तो आपने अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लेके आना है। देयर इज़ नो सेकंड थॉट। आपने पहले कहा टेक्सटाइल वालों को कि यार एनर्जी पे बात की जाती है, एक दफ़ा हमने पहले भी डिस्कशन किया कि ये आईपीपीज आ गए, आपने कहा सेकेंडली स्टेज पे कि जी कैपिटिव पावर बंद कर दें। व्हाट्सएवर द इश्यूज वर, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में आईएमएफ की तरफ से प्रेशर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल दबाव है, सब चीज़ें ठीक हैं, मगर किसी भी दबाव में आके आप अपनी इंडस्ट्री तो नहीं बंद कर सकते। एक दफ़ा ये इंडस्ट्री बंद हो गई, अली भाई आज आप मेरी बात लिख लें, दोबारा नहीं चल सकती। मैं अग्री। देखें, क्योंकि एक चीज़ अगर चलती भी हो, आप उससे किसी न किसी तरीके से रिवाइव कर लें तो ठीक है। अगर वो बंद हो जाए, उसको रीस्टार्ट करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आई फुली एग्री विद इट। और मैं आपको बताऊं, असल में ये इब्राहिम साहब, ज़ाहिर बात है, सनतकार होने के साथ साथ एक सनतकार, ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं। एक ताजिर सनतकार रहनुमा घराने से इन्होंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली कहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर जगह अनफॉर्चुनेटली इस तरह के डायनेमिक लोग हर इंडस्ट्री में नहीं हैं। ही इज़ अ रेयर ब्रीड of young and dynamic people who have been able to expand their businesses and their horizons along with their vision. लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मेरी मुलाकात होती है तो उनके बच्चे जो हैं वो इन सिंक नहीं हैं पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटी से। लेस इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ ये कि वो इन सिंक नहीं है। दे आर एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल विद द वर्क एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। मैनी हैव स्टडीड फ्रॉम आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, बट व्हेन दे कम हियर, दे कम एंड सिट ऑन द CEO सीट, दे से अली भाई मुझे किसी तरह वापस ह्यूस्टन भेज दो, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि साहब मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे कुर्सी पे कांटे लग रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं साहब पाकिस्तान के अंदर आपका टैक्स स्ट्रक्चर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके बिज़नेस स्ट्रक्चर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो हमने बिज़नेस की किताबों में पढ़ा यहाँ इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, आपके यहाँ वर्क एथिक एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अगर पाकिस्तान में काम करूँ तो मैं अपनी बिज़नेस स्ट्रेटजी पर फोकस करूँ या मैं पूरा दिन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ डील करूँ। अब वो यंग जो लड़का 27-28 साल का किसी मोगल का सक्सेसर है, वो तो नहीं काम कर पा रहा ना। आई विल बी वेरी फ्रैंक। अली भाई बात ओनरशिप की है। वन हैज़ टू टेक ओनरशिप। मुल्क हमारा है, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, तो यू हैव टू टेक ओनरशिप। मुल्क अच्छा है तो भी हमारा है, मुल्क बुरा है तो भी हमारा है, ये बात खराब है तो सुधारना भी हमको ही है। कोई बाहर से तो नहीं आएगा। या तो हम इस बात के लिए आज फिर दोबारा तैयार हो जाएं कि ठीक है जैसे अंग्रेज आए थे, नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि कन्वीनियंस फैक्टर है ना। फॉर एग्जांपल मैनी हैव बीन एबल टू कन्विंस देयर फादर्स, फादर बड़े मुश्किल होते हैं भाई कन्विंस करना। मैनी ऑफ देम हैव बीन एबल टू कन्विंस देयर फादर्स टू कंप्लीटली लिक्विडेट एंड टेक द इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। मैनी हैव डन दैट। मैं नाम नहीं लेता आपके सामने, बट यू सी मैनी हैव डन दैट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये इज्जत दुनिया में कहीं और मिलेगी? नहीं मिलेगी। कहीं जाएंगे हमेशा वो सेकंड ग्रेड सिटीजन ही कहलाएंगे, कितना भी पैसा आपके पास। फैक्ट है, आप फैक्ट है। फिर जिस मुल्क ने आपको पहचान दी, क्या वो पहचान खो सकते हैं? वो पहचान तो आपकी आइडेंटिटी है। अगर ये मुल्क अच्छा होता तो कोई ना जाता छोड़ के। आज अगर बुरा वक्त आया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को ओन करें और मसले मसाइल को हल करें। अगर हम भागेंगे, देखिए कर रहे ना, चलाता कौन है? दुबई में सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश बिजनेसेस पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन। मेरे ख्याल पाकिस्तान इज वन ऑफ द, अभी वो एक साहब आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम के अंदर, उनका कारोबार भी इससे वाबस्ता है। उन्होंने कहा वन ऑफ द हाईएस्ट रजिस्टर्ड बिजनेसेस जिन कंट्रीज के आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान इज लिस्टेड देयर, एंड दैट इज आल्सो इन इन्वेस्टमेंट, इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इज द लीडर। लेकिन मैं एक बात ये करना चाह रहा था कि पैसे तो बैंकिंग चैनल से जा नहीं सकते, तो फिर पैसे कैसे जा रहे हैं इब्राहिम साहब? ये तो बता रहे हैं राज की बात, ये यही बोल रहे हैं। अली भाई ये सारा पैसा वापस आएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन क्या कैसे? आप तो $1 भी बाहर भेजने के लिए पूछे तो बैंकर आपसे पूछेगा क्यों लेके जा रहे हो? जाने नहीं देगा, नहीं जाने देगा ना, जाने ही नहीं देगा, बिल्कुल जाने नहीं देगा। तो ये कैसे चला गया मुझे समझ नहीं आ रहा। एक एक यूनिट जो है वहां पर, नाजरीन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक यूनिट जो पाकिस्तानी वहां पे खरीद रहे हैं वो तो अनोखे यूनिट खरीदते हैं। आई कैन टेल यू दे गो अप टू $1 million। ये मैं बहुत आपको सिंपल कीमत बता रहा हूँ। $1 million इज अ वेरी लो प्राइस फॉर प्रॉपर्टी देयर। दे आर मोस्ट प्रॉपर्टीज आर इन millions of dollars।
वेयर इज़ दी अपॉर्चुनिटी अली भाई? असल बात ये है कि दुनिया में कोई भी कारोबारी आदमी हो, उसके पास पैसा है, वो कोशिश करेगा मैं उस पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लूँ। अगर वो वक्त था, वो आज भी वक्त है कि पाकिस्तान में बिजनेसेस ऐसे थे, ये तो रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बिजनेसेस में आज भी वो अपॉर्चुनिटी है कि आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आज भी है, दुनिया में कहीं नहीं मिलती अली भाई, ढूंढना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा अगर मुश्किल वक्त आया, थोड़ा सा अगर ट्रबलसम इकोनॉमी है, तो हमें छोड़ के भागना तो नहीं है। तो आप समझाएं ना बिजनेसमैन वो क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्यों कर रहे हैं, क्यों वहाँ देखे जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहे। मतलब वहाँ पे एक मतलब मैं ये कहता, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, वहाँ कभी कभार इतनी गर्मी हो जाती है कि फर्स्ट टाइम मैं गया था अप्रैल में, मैं लड़का था यंग सा, एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज सो हॉट कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस रेगिस्तान के अंदर लोग क्यों नहीं रहते थे एक वक्त पर। तो मैं इट गेट्स सो हॉट, इट्स इनकन्वीनियंट आउटसाइड लिटरली, एंड इन मेनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, आप लोग तो सिर्फ दुबई शुबई जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप स्टेप आउट भी नहीं कर सकते, इतनी गर्मी होती। तो हमारे कराची जो है ना, वो तो इतना प्लेजेंट शहर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा जहाँ तक ख्याल है, सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ऐसा काम का इन्वायरमेंट कोई नहीं। न्यूयॉर्क में आप चले जाओ, कभी बर्फ़ पड़ रही है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर बिजनेस इस लिहाज से तो आप कर सकते हैं। भाई हम पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ही यही है कि हम सिर्फ अपने मुल्क में, अपने शहर में बुराइयां देखते हैं, कहाँ नहीं है प्रॉब्लम। इस वक्त लंदन में जो क्राइम रेट है वो आप देखें, हर दूसरे दिन जो है वो स्नैचिंग है, थेफ्ट है, बहुत बढ़ गया है। मगर क्या आपने देखा कि कभी किसी ब्रिटिशर को आगे लंदन की बुराई करते हुए टीवी के ऊपर? नहीं, क्योंकि वो ओन करते हैं अपने मुल्क को, अपनी चीज़ को। हमें भी ओनरशिप की ज़रूरत है। अच्छा है बुरा है, जो भी मुल्क हमारा है। यकीन करें कराची के अंदर लोग जो हैं आई लव न्यूयॉर्क की शर्टें पहन के घूम रहे हैं। यकीन करें मैं हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये इतना देखें उन्होंने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ अपने शहरों का। हमें चाहिए कि हम भी इस बात को एहसास करें कि जो हमारा मुल्क है, ये जैसा भी है तो हमारा। अगर ख़राब है तो ठीक भी हमने करना, और ख़राब किया किसने है? हम में से ही है जिन्होंने ख़राब किया है, कोई बाहर से तो नहीं आया ख़राब करने के लिए। तो ठीक भी हमने ही करना है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं की जा सकती। ठीक है, इकनॉमिक हालात मुश्किल हैं, आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं ये बात समझता हूँ कि जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, हम अभी ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, इंपोर्ट्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। आज आप देखें कि यूएस इकॉनमी, जो अभी बात हो रही थी कि ये फ्यूचर्स में चल रहे हैं, और सिल्वर जो है वो जिस तरह से रेट बढ़ रहा है, अगर तो ये इनकैशमेंट में आ गया तो दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। तो हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे मसले तो अली भाई इतने से हैं, इन मसले मसाइलों के आगे हमारे मसले तो इतने से हैं, और हम इतने से मसलों को इतना बड़ा बना के अपने काम काज रोक देते हैं। प्रॉब्लम्स आर देयर एंड प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, बट दे से लाइक नाउ दे पुट दिस न्यू इशू इन फ्रंट ऑफ अस। इशू ये कि इन्होंने छुपा के रखा बहुत अरसा, अब जाहिर बात है कुछ चीज़ें छुपाई नहीं जाती। प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो बलून कर गया है। अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसको हम मैच करेंगे विद रेमिटेंसेस, यानी इसके माने ये हैं कि हमने जो अपने लिए क्वेश्चन क्रिएट किया है वो मैन पावर एक्सपोर्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे खुद बताएं कि एक्सपोर्ट्स की रिलेटिव टेंजिबिलिटी ज़्यादा है, मैन पावर एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस की कम है। तो मेरे ख्याल से हमारा फोकस एक्सपोर्ट्स पे होना चाहिए कि किस तरह हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। हमारा फोकस रेमिटेंसेस बढ़ाने पे क्यों जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए अली भाई, ट्रेड डेफिसिट तो आपका बड़ा विजिबल है, और पिछले साल आप जो बात कर रहे थे कि जी हम बड़ा खुश थे कि पहली दफ़ा हमारा ट्रेड सरप्लस आया। जैसे ही आपकी इकोनॉमी थोड़ा सा चलने लगी, आपकी इंपोर्ट बढ़ी, आप ट्रेड डेफिसिट में आ गए। और अब जो वक्त मैं देख रहा हूँ, जो ऑयल प्राइसेस का हाल होने वाला है, जिस तरह हमारी ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी है, दिस विल इंक्रीज। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये दुनिया में जो ये ईरान वॉर और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इससे वॉलेटिलिटी तो शुरू हो गई है, ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएशन तो हो गई हैं। हल्की सी कहीं पे कोई चीज़ प्रॉब्लम आएगी, अगर पहले वाला दौर आ गया 138 तक कीमत चली गई, 142 तक, तो फिर आप सोचें क्या होगा। देयर इज नो वे आउट, ठप हो जाएगा सिस्टम। तो आज तो मैं कहता हूँ कि हम शुक्र पढ़ें कि ऑयल प्राइसेस अगर स्टेबल हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अपने रिजर्व नहीं बिल्ड कर रहे हैं। हम बिल्कुल हम अपना रिजर्व बिल्ड करें, हम अपने पास। और जो आपने बात कही कि एक्सपोर्ट का जो वो है, उसकी रिप्लेसमेंट इज मैन पावर एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेस, दैट कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट। आई विल टेल यू व्हाट, इफ देयर वाज एन इंटेलिजेंट पर्सन who could understand the opportunity that exists here,
I can assure you in Balochistan we would have not one oil refinery but 20 oil refineries. And why I say this is because Pakistan is located next to the highest oil reserves in this world. Saudi sits on one of the largest oil reserves, the ones that they export. जो export नहीं करते हैं उनको छोड़ देते हैं इस वक्त. Saudi, Iraq, Iran, these are the biggest oil reserves. And you will be shocked to learn कि एक मुल्क कुवैत छोटा सा वो पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स है, लेकिन पाकिस्तानी को पता ही नहीं है बिकॉज वहाँ से बहुत तेल आता है पाकिस्तान. रीज़न इज़ कि ये जितने पंप होते हैं हमें हमारे लोगों को पता है क्या लगता है भले पेट्रोल ऑयल किस तरह खरीदते होंगे. जैसे वैंडम जाता था ना फिल्मों के अंदर, दो लोग जाएंगे सूटकेस पकड़ के पैसे देंगे शेख को, वो आगे से टैंकर का नलका खोलेगा, हम लोग पेट्रोल डाल के ले आएंगे. क्यों ऐसे नहीं, ये कहीं भी रेडी रेट के ऊपर आपको नहीं मिलता. You can only buy it if you want to buy a documentary, you'll have to buy it in futures. And if you want to buy anything spot, that's completely different. ये वो वाले रेट नहीं है. पाकिस्तान में वेस्टर्न टेक्सास नहीं आता भाईजान, वेस्टर्न टेक्सास वहां पर है. पाकिस्तान में ब्रेंट क्रूड नहीं आता, ब्रेंट क्रूड नॉर्थ अटलांटिक में है. ये ऐसी हमारे यहाँ तो आती है और चीज, हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट की वैरायटीज आती हैं. ये हमारे जो बिरादर मुल्क हैं ये हमें भेजते हैं. और इन्होंने जैसे बताया कि फ्लक्चुएशन जरा सी आ गई, वी आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स. नाजरीन, पाकिस्तान को अपना पोटेंशियल ही नहीं पता. और आपको पता है स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज मैनेजेस majority of the oil traffic in the world. हमें पता ही नहीं अपना पोटेंशियल. इब्राहिम साहब आप बताएं, पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट ही नहीं किया अपना पोटेंशियल. बात बिल्कुल सही है. अब हमारे पास तो मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि इतने पोटेंशियल हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि दुबई से सारा पैसा आप वापस मंगवा लें. आप देखें ये मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाएगा. उस दिन किसी ने कहा कि ये पैसा आ जाए तो आप IMF क्या, आप 2 IMF को बराबर कर दें. आपके पास इतना पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ अनडिक्लेयर्ड यहाँ से बाहर इन्वेस्ट. सर प्रॉब्लम ये है कि दुबई में बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाओ तो ऐसे खुल जाता है, पाकिस्तान में खोलने के लिए जाओ तो ऐसे लगता है बंदा दामाद का इंटरव्यू देने के लिए आया. भाई मैं अकाउंट खोलने के लिए आया हूं, आपका दामाद बनने के लिए नहीं आया. बैंकर इतने सवाल पूछ लेते हैं. $100 आपने किसी को भेजने हो, अंगूठे का निशान लगाएं, औरतें तो उल्टे हाथ का लगाएं, फलाना करें हैं. तो इतने सवालात आप सर पूछ रहे हैं, क्या फायदा. क्रिप्टो से पैसा तो जा रहा है सारा दुबई, लोग फ्लैट खरीद रहे हैं ना. अभी तो मैंने तो राजफाश कर दिया, क्रिप्टो से जा रहा है. और कहां से जा रहा होगा अगर बैंक से नहीं जा रहा. ये नहीं भेज सकते. ही इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बट इफ ही ट्राइज टू सेंड $1 million, स्टेट बैंक इनके डोर पे आ जाएगा. क्यों भेज रहे हो, कहां से जा रहे हैं ये पैसे, क्रिप्टो से जा रहे हैं या हुंडिया वाले से जा रहे हैं. दिस शुड नॉट बी गोइंग ना, लाइक ही इज सेइंग दिस मनी शुड कम बैक. ना हो मुल्क के अंदर बेहतरी तो फिर बताएं. अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था. एक इन्होंने बनाया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और फिर उन्होंने बोला इसका जाल बना देंगे पूरे मुल्क के अंदर. तो वो जाल कहाँ है, किधर है, ये मैं आपसे, वैसे तो बनी नहीं है, छोटी छोटी या लांडी के पास भी है हमारे, लेकिन वो जाल कहाँ है. जो कॉन्सेप्चुअली जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का कॉन्सेप्ट है वो दुनिया भर में सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है. एंड इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप वहाँ पे ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्ट. तो मिसाल के तौर पे कि अगर आप यहाँ पे हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं कि तेज़ी से गाड़ियाँ जो हैं हम वो बना के एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन कि जहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आएँ, सेटअप हों, वहाँ पे वो असेंबलिंग करें या जो जिस हद तक हो सकता है लोकली मैन्युफैक्चर करें और उसको री एक्सपोर्ट करें. वहाँ पे आपको ना इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी, वहाँ पे आपको इनकम टैक्स की एग्जेम्पशंस मिलेंगी, मशीनरीज पे जो है वो आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं. तो एज अ होल पॉलिसी तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये, बट ऑन ग्राउंड ये कहाँ तक चलती है, इसका कोई पहली बात मिसयूज़ तो नहीं होता, क्योंकि इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है. फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी पोर्ट कासिम के लिहाज से इन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अनाउंसमेंट्स की, उसमें एक बात बहुत अच्छी ये भी है कि उन्होंने कहा कि जी ज़मीन जो है वो फ्री ऑफ चार्ज होगी. बस सिर्फ आपका पर्पज़ ये है कि आपका 50 या शायद 80% जो है वो प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट होनी चाहिए. तो दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव कि पैसा जो है, देखें आज इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे बड़ा पैसा जो है वो चाहिए है लैंड और यूटिलिटी पे जी. तीसरी बात आती है मशीनरी, विच शुड नॉट बी द केस. अगर मैंने इंडस्ट्री लगानी है तो मेरा हेडेक ये होना चाहिए कि यार मैंने क्या मशीन लगानी है, कहाँ मार्केट करनी है और कैसे बेचना है. हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है. मैं पहले सोचूं कि मैंने जगह कहाँ लेनी है, फिर मैंने बिजली का कनेक्शन कैसे लेना है, फिर मैंने वहाँ पानी कैसे लेना है, फिर वहाँ गैस कैसे आएगी, फिर ये सब हो गया तो मैं वहाँ लेबर कॉलोनी बनाऊँ.
इसके बाद मैं ये देखूं जब तक मेरा ये सारा काम होगा, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाएगी कि जिस पे मैंने बेस करके सारा काम किया है। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, हम जहाँ खड़े हैं और जिस तरह से आगे चल रहे हैं। बट होपिंग फॉर द बेस्ट, मुझे लगता है कि अगर एज अ होल की पॉलिसी को बेहतर तरीके से लेके जाया जाए तो 100% इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। बस जो पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने 50-80% की शराइत रखी हैं वो पूरी की जाए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फंड्स की आप लोगों को बड़ी तकलीफ थी, आप लोग चाह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, लेकिन मैं वैसे ही आपको बैड न्यूज़ थोड़ी सी देना चाहूँगा कि अब नहीं आप कम कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने भी कम नहीं किया। तो पहले तो आपने IMF को कन्विंस कर लिया, मेरे ख्याल इस दफ़ा आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे एग्री मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अगर अमेरिका और बैनुल-अक़वामी दुनिया इंटरेस्ट रेट कम नहीं करती, देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस ऑफ पाकिस्तान गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। ये सब इंटरकनेक्टेड है। IMF हैज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम विच फंक्शंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा वो कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि गोरे जो है ना बड़े फ़नकार लोग हैं यार। कभी कभार इनकी किताबें पढ़ता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि सोच कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम लोग क्या हैं ये अब आप सोचते रहें कि आप क्या हैं, क्योंकि ये फैमिली शो है। मेरे ख्याल से इतनी मल्टी फैसेटेड गुफ्तगू आज तक हमने नहीं की, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने विद इन कॉन्टेक्स्ट ले ली। अब मैं इनके पास आता हूँ एक और मौजू लेके, और पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कस किया था लेकिन रह गया था थोड़ा सा, वो ये कि अफ्रीका एक पोटेंशियल मार्केट है पाकिस्तान के लिए। वो जो एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि अफ्रीका एक इन्फीरियर मार्केट है, वो अब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सम ऑफ द वेरी रिच कंट्रीज आर देयर, एंड विद द value of rare earths and metals going up, many of these countries are becoming very rich. Many of them are very business savvy also. Not all of Africa is war prone. थोड़ा सा हमें understand करना है. Yes, there are governance issues, but then again, in the list of countries that are being governed well, please forgive me, we are much below many of them. हम तो बस सब सहारन अफ्रीका से थोड़े से ऊपर हैं। पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए, लेकिन जो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से भी, मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैव बीन एबल टू रिवाइव देयर इकोनॉमीज थ्रू एग्रीकल्चर एंड सो मच। और मे बी सब सहारन अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं वो अभी तक सफरिंग में हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। अदरवाइज़ बहुत ग्रीन भी है, बहुत सारे इलाके अफ्रीका के बहुत ग्रीन भी हैं। और जैसे एक मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया, इथियोपिया का ये जिक्र कर रहे थे सर, अफ्रीकाज़ रिचेस्ट मैन आर इन इथियोपिया, एंड ऑब्वियसली देयर अदर कंट्रीज़ ऑल्सो वेयर दे लिव। अफ्रीका से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्यों नहीं आती? मेरे जहन में सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि वहाँ के हमारे सिचुएशंस कुछ मिलते जुलते हैं। जस्ट फॉर अ क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, या जिसे हेजिंग कहते हैं, दे कैन कम टू पाकिस्तान। डू यू थिंक इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू अप्रोच अफ्रीकन बिजनेसमैन टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? देखिए अली भाई, मुझे लगता है कि अफ्रीका itself as a market for Pakistani businessmen is huge. अच्छा, हम आज अपने कारोबारों में एक एक्सपर्टीज़, एक महारत हासिल करते हैं। हमारी एक स्पेशलाइजेशन है जो कि अफ्रीका में अब तक लोगों की नहीं है। अगर हम बात करें स्पेशली ईस्टर्न अफ्रीका की, साउदर्न अफ्रीका में तो फिर भी काफ़ी अवेयरनेस है, बट ईस्टर्न साइड पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। जी। मिसाल के तौर पे हम बात करें फार्मा सेक्टर की, तो ये ईस्टर्न अफ्रीका में 80 to 90% जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पोर्ट की जाती हैं, और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फार्मा इंडस्ट्री बड़ी प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ से हमें टारगेट करनी चाहिए वो मार्केट। पाकिस्तान से अमेरिका दवाइयाँ एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, बट पाकिस्तान से अफ्रीका दवाइयाँ एक्सपोर्ट करना इज़ अ वेरी डूएबल ऑप्शन। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है पिछले कुछ सालों में कि पाकिस्तान से कंपनीज कर रही हैं, रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, और कुछ कंपनीज ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हैं। सिमिलरली कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, बट उनके नंबर्स और उनकी पोटेंशियल जो है ना वो उससे शायद 5% पे हैं जितना कर सकती हैं। बट मुझे अच्छी बात ये लगी है कि लोगों का जहन इस तरफ आना शुरू हुआ है। उसमें कुछ वक्त और हालात ऐसे थे कि जो कि उनको ज़रूरत नज़र आई कि एक्सपोर्ट किया जाए। दूसरा, एक बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट नज़र आई। तो एक तो फार्मा सेक्टर की हमने बात की। सेकेंडली, हम यहाँ समझता हूँ कि जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा, बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ जो मार्केट्स में कंपटीशन, या मैं जिनको मार्जिन्स का नाम दूंगा, वो बहुत छोटे रह गए हैं। वहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी हाई मार्जिन्स। एक्सपोर्ट करने के बाद भी वहाँ पे लोकल मार्केट्स में क्योंकि चॉइसेस नहीं है, कंज्यूमरिज्म नहीं है उस मार्केट में अभी। वहाँ पे अगर आप कोई बाज़ार जाएंगे,
शैम्पू खरीदने हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे फलाना फलाना पैंटीन, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर या किसी एक शैम्पू के नाम से कि मुझे ये शैम्पू दे दो। वहाँ के लोग जाते हैं और कहते हैं शैम्पू दे दो। जेनेरिक अभी भी जेनेरिक चल रहा है। तो ये ही वो मार्केट है जहाँ पे आज हम अपना हमारे लोकल ब्रांड्स जो यहाँ डेवलप कर रहे हैं, यहाँ के साथ साथ उन मार्केट्स को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ब्रांड डेवलपमेंट है वो ओवर टाइम किया जाता है। सही कह रहे हैं। आज नहीं है कि आज आपने अगर एक शैम्पू यूज़ किया तो उसके एक दिन में आप उसके जो है वो कंज्यूमर बन जाएंगे। वो ओवर टाइम 2-4 दफ़ा यूज़ करने के बाद 5वीं दफ़ा शायद आप कोई और नाम भी ना लें। इसी तरह बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्योंकि वो मार्केट के पायनियर्स थे तो आज भी उस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही वो नाम, वो ब्रांड बन गया है। बजाय इसके कि हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल हम फिनाइल की बात करें तो फिनाइल एक ब्रांड है, बट हमें अगर वो सफाई के लिए चाहिए होता है तो हम जाके कहते हैं फिनाइल दे दो। हम ये नहीं कहते जो उसका केमिकल नेम है कि यार हमें सफाई करने के लिए दे दो। तो ये वो पोटेंशियल्स हैं जो अफ्रीका में आज की डेट में हैं, जो कि हमारे यहाँ लोग समझें कि ये वेस्टर्न इकोनॉमीज अब सैचुरेट हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। आप अमेरिका की बात करें, आप वेस्टर्न इकोनॉमीज यूरोप की बात करें, वो सैचुरेटेड मार्केट्स हैं, वहाँ बहुत कंपटीशन है। अफ्रीका इस वक्त कंपटीशन नहीं है, मार्केट्स खुली हुई हैं। हमें वहाँ पे अभी $11.5 मिलियन का ऑर्डर हमने लास्ट एग्जीबिशन के बाद एग्जीक्यूट किया है इथोपिया से। जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अक्टूबर में एक एग्जीबिशन कराई इथोपिया के अंदर, जो मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन थी। तकरीबन कोई 130 पाकिस्तानी कंपनीज ने एग्जिबिट किया और मुझे लास्ट फिगर जो उन्होंने दी है कि $11.5 मिलियन का ऑर्डर पाकिस्तान एग्जीबिशन से लेके आ चुके हैं। तो कुछ तो पोटेंशियल है इस मार्केट में, जो एक एग्जीबिशन में जो लोग पहली दफ़ा एक मुल्क गए हैं उन्होंने ऑर्डर्स ले आए हैं। 13.5 करोड़ की आबादी है खाली एक मुल्क की जी। तो इतनी बड़ी मार्केट्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं नाजरीन। और अफ्रीका के अंदर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, इन्होंने बताया, जैसे मेरा तो इतना मुताला नहीं, लेकिन ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं उधर ये बता रहे हैं कि इमर्जिंग इकॉनमीज़ अभी भी, और नॉट ऑल ऑफ अफ्रीका इज़ वॉर रिडन, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि लोगों के जहन में यही है कि जंगें हो रही हैं, हमारे जहन में यही आता है कि वो जनाब रवांडा वाले हालात होंगे हर मुल्क में। हाँ, हो रही है जंग, इसमें कोई शक नहीं है। सूडान एक बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन जंग की हालत में दे हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आप पाकिस्तान में तस्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान उसके नज़दीक भी नहीं है। सूडान एट वन टाइम वॉज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया, अभी नहीं है। आई थिंक अभी बहुत सारे क्राइसिस वहाँ क्रिएट हो गए, बट आई थिंक कि जब से उनका एक पोर्शन अलहदा हो गया साउथ सूडान, तब से नहीं है। लेकिन इट वाज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया। एंड बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि इतने ज़्यादा रिसोर्स रिच हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सारे जो मिनरल्स और रेयर अर्थ्स हैं ये वहाँ पे मिल रहे हैं। छोटे छोटे ममालिक अगर आप देखते हैं तो, और बहुत सौ की जैसे इन्होंने बताया कि आबादी है जो ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट के साथ साथ लगते हैं, वहाँ पर आबादी पहले से मौजूद है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दरमियान में हैं, वहाँ पर आबादियाँ कम भी हैं। फिर एक और साइड भी है इसकी, वेस्टर्न साइड। जो वेस्ट कोस्ट वाले हैं वो अमेरिका में ज़्यादा होते हैं, उनकी शक्लें भी फ़र्क होती हैं। उसमें ये तमाम मुल्क हैं, आइवरी कोस्ट भी है वगैरह वगैरह। ये जैसे बता रहे हैं अभी कि वहाँ पर भी बहुत, वहाँ पर एक सेट ऑफ कंट्रीज़ हैं उनको साहिल कहते हैं, उनके पास भी बहुत है रिसोर्सेज। तो सर क्या चक्कर है, हम एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे? हमें तो और ज़ोर लगाना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक जो कि अभी इमर्जिंग कंट्रीज़ के ज़ुमरे में आ जाएंगे, वहाँ भी जाएं। देखिए, गवर्नमेंट की इस वक्त एक अच्छी है पॉलिसी जिसको कहते हैं लुक अफ्रीका पॉलिसी, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो अफ्रीका में ट्रेड प्रमोट कर रही है और बड़ी तेज़ी से प्रमोट कर रही है, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। मगर इसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि अभी मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने अफ्रीका का दौरा किया। आपको ये पता है कि पाकिस्तान से आखिरी प्राइम मिनिस्टर कौन था जो अफ्रीका गया था? कौन? शौकत अजीज़ साहब। हाँ, अच्छा। और वो कब थे? वो तब थे जब उनको मुशर्रफ की फ़ोटो अब दिखाई जाती है तो वो कहते हैं मैं इन्हों नहीं जानता। ऐसा भी ज़माना होता है। जितने मज़े शौकत अजीज़ ने किए उतने मज़े किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किए, लेकिन जब उसको दिखाते हैं मुशर्रफ की फ़ोटो, कहते हैं आप ये इसको जानते हैं, वो कहता है मैं इन्हों नहीं पछाड़िया। देख लो यार, ये ज़माना होता है। खैर एनीवे, इन्होंने अच्छा याद कराया, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि येस इट शुड बी फ्रीक्वेंटली विजिटेड इफ़ इट्स नॉट अ सोशल कॉल। प्रॉब्लम ये है कि इट शुड नॉट बी अ सोशल कॉल, it should be more or less a strategic direction for this country। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है
वो थोड़ी सी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि आप लुक वेस्ट तो करो, बिल्कुल करो, आप कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन हमें अपनी इकोनॉमी में रियल ग्रोथ भी दिखानी है। रियल ग्रोथ के लिए हमें ग्राउंड रियलिटीज़ और रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। नॉट ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर सेलेबल इन वेस्टर्न मार्केट्स। I'll give you an example. For example, some varieties of our rice that are produced, बिल्कुल they are not marketable in Europe and the West because they are relatively lower in quality. But in Africa, they are highly demanded. बिल्कुल Am I correct? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And they can bring in देखें, good. They can bring in good अली भाई money. बात यह है कि हर जगह की ना एक डिमांड होती है और हर मार्केट की एक रिक्वायरमेंट होती है। Yes. हमें इस वक्त पाकिस्तान में एक, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि एक आप मिनिस्टर लगाएं, मिनिस्टर फॉर अफ्रीका, स्टेट मिनिस्टर फॉर अफ्रीका बनाएं, जिसके पासपोर्ट पे ये लिखा हो कि ये अफ्रीका के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। जी जी। उसने हर विजिट अफ्रीका में करना है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े मुल्क जाए। हमारे बेसिक बायलैटरल, सबने हाथ खड़ा कर दिया, हम नहीं बनेंगे। करें, हम इसके नहीं बनेंगे। हमारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ही नहीं साइन हुए हुए, G2G एग्रीमेंट्स ही नहीं साइन हुए हुए, जहाँ क्योंकि उनको मार्केट समझते ही नहीं ना हमारे लोग। ये अली भाई अब तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, अब किसी के समझने या ना इन्होंने वो समझने की रूट बात फिल्म ही देखी नहीं थी ना है। बचपन में, रूट सीरीज देखी थी, इनको आज भी लगता है वो गुलामी, वो ये सब चेंज हो चुका है। ये भाई हम ये अमेरिका का सदर बन चुका है बुराक ओबामा, बुराक हुसैन ओबामा। आपको नहीं पता होगा, बुराक पता है ना, जैसे नाम होता है मुसलमानों का, ये नाम है उसका, बुराक हुसैन ओबामा। आज आप ये देखें हमारे नेबरिंग कंट्री से, मैंने आपको बताया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अफ्रीका गए हैं। आप, मैं देख रहा था कि जो UAE के लीडर हैं वो गए हैं। जी जी। सऊदी लीडर्स जा रहे हैं। जी तो जी। हमारे लीडर्स क्यों नहीं जा रहे हैं? सऊदी अरब में तो रहते हैं बहुत सारे। आर वी अबव देम? वी आर नॉट। हमें इस मार्केट को देखें, हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट के बड़े चैलेंजेस हैं, हम बड़ा फंसे रहते हैं, हमें अमेरिका जर्मनी जाना ज़रूरी है, हमें IMF से नेगोशिएट करना ज़रूरी है। तो ठीक है यार, अगर आपके ये मिनिस्टर्स ऑक्यूपाइड हैं, आप किसी को इस पोर्टफोलियो को इम्पोर्टेंस दें, किसी और को ये चार्ज दें जो कि अफ्रीका को निगलेक्ट ना किया जाए। आने वाले दिनों में इसी ने आपकी इकोनॉमी को चलाना है। कल्चरल इंटरचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नाज़रीन। अब ये कल्चरल इंटरचेंज कैसे आएगा, ये मैं एक आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा। आप लोग इस चीज़ से शायद वाकिफ़ ना हो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अरब ममालिक के अंदर स्याफ़ाम औरतों से शादी करना एक बहुत आम चीज़ है। वहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स आपको मिलेंगी। सऊदी अरेबिया में भी आप जाएंगे तो यू विल सी कॉमनली, इवन के UAE में भी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिक्स्ड भी दिखेंगे, बहुत सारे लोग प्योर भी दिखेंगे। इनफैक्ट जैसे मैं इनको पिछली दफ़ा बता रहा था, रिचेस्ट मैन ऑफ अफ्रीका was a Saudi citizen, but he was from Ethiopian descent. बिल्कुल। तो मतलब ये कि वन हैज़ टू कम टू नो कि वहाँ बहुत इंटीग्रेटेड किस्म की जो है वो सोसाइटीज़ और कल्चर्स हैं। आई थिंक उनके साथ आपको थोड़ा सा कल्चरल इंटरचेंज भी करना पड़ेगा। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अफ्रीका में रहते भी रहे, कुछ के रूट्स भी हैं, और बिलखुसूस आखानी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और ये भी अलॉन्ग द कोस्ट रहते हैं वहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कि गुजराती डिसेंट से हैं, यहीं कराची में रहते हैं, ये भी वहाँ के। और बहुत सारे लोग, जैसे मेरी एक क्लास फेलो थी, वो सवाहिली में बात करती थी, तो सवाहिली ज़ुबान भी वहाँ बोली जाती है कीनिया में, मेरे जहाँ तक ख्याल है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्लेंड ऑफ द लोकल एंड द अरबिक लैंग्वेज। और ये चीज़ें बहुत कॉमन है वहाँ पे, कल्चरली इंटीग्रेटेड लोग बहुत हैं। पाकिस्तान में भी थोड़ी सी कल्चरल इंटीग्रेशन हो जाए तो बेहतर है। नहीं, मैंने आई जस्ट फ्लोटेड एन आइडिया बिकॉज यू नो, unless you culturally understand Africa, you will not be able to do business with it. किसी ने मुझे एक बात बताई कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ज़ुबान सीखने के क्या तरीके हैं? उन्होंने कहा ज़ुबान सीखने के सिर्फ 2 तरीके। इजाज़ भाई, ज़ुबान सीखने के 2 तरीके हैं, प्यार और कारोबार। या कारोबार से बंदा ज़ुबान सीखता है, या अगर प्यार हो जाए तो फिर सीख लेता है। तो ये कल्चरल हमारे यहाँ है ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, वैसे तो पाकिस्तानियों को ज़ुबानें सीखने की आदत ही नहीं। मैं जिस मुल्क में जाता हूँ, यकीन करें इब्राहिम साहब, मैं हैरान रह जाता हूँ। जो बंदा मुझे मिलता है वो कहता है साहब मैं फ़्रेंच बोलता हूँ, मैं जर्मन बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ। अब तो लोग मुझे ऐसे भी मिले, उन्होंने बोला आप मैंड्रिन बोलते हैं। मैं गया चाइना तो मैंने देखा गोरा फरफर बोल रहा है। मैंने कहा तुम लोग हैरान नहीं हो रहे, गोरा चीनी बोल रहा है ज़ुबान? कह रहे नहीं हम हैरान नहीं हो रहे, ये लोग कारोबार के लिए आए हो, पता नहीं कितने अरसे से ये चीनी ज़ुबान बोले। पाकिस्तानियों से बोली ही नहीं जाती, हमसे उर्दू नहीं बोली जा रही। सही, उर्दू का तिया पांचा कर दिया यार हम लोगों ने, उर्दू का सत्यानाश करके रख दिया यार, यकीन करो। उर्दू का वो हाल किया है। अंजुमन तरक्की उर्दू कहाँ है यार? नहीं है। काम क्या करते हैं ये पता नहीं। गालिब की शायरी पढ़ना छोड़ दो यार, सिर्फ तुम लोगों को मोहब्बत और प्यार और इश्क ही मिलेगा, वो भी
मजाजी, अपना टाइम ज़ाया नहीं करो इन कामों के अंदर। उर्दू ज़ुबान को सीखो फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश सीखो फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, जर्मन सीखो फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रेंच सीखो। मैनी अफ्रीकन कंट्रीज स्पीक फ्रेंच, मुझे नहीं पता था, आई नेवर न्यू। जब आप ये जाते हैं यूएई वगैरह के अंदर, मोरक्कन्स आर स्पीकिंग इन फ्रेंच, दैट्स द रीजन दे आर वेरी वेल सॉट आफ्टर। फ्रेंच एंड पोर्चुगीज, क्योंकि काफी Portuguese भी अफ्रीकन बोलते हैं, कंट्रीज जो हैं ये कॉलोनीज थी, बिल्कुल पोर्टुगीज भी बोलते हैं। कॉलोनाइज। अब अली भाई, मेरा ये ख्याल है हमें आज हर उस कारोबारी शख्स को इस बात का, देखिए हर किसी के पास वो एक्सपोजर नहीं है, हर चाहता तो हर कोई, ख्वाहिश तो हर किसी की है कि हम एक्सपोर्ट करें, मगर वो नज़रियात, वो रोड मैप हमें देना चाहिए थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे लोग जाएं, एक्सप्लोर करें, देखें, समझें। मैं अगर मिसाल दूं आपको, तो पाकिस्तान से, कराची से अदीस अबाबा इथियोपिया की डायरेक्ट फ़्लाइट है, जो कि 4.5 घंटे में आप अफ्रीका पहुंच जाते हैं। तो बहुत दूर नहीं है, ये मेंटल ब्लॉकेज है कि हम समझते हैं कि अफ्रीका हमसे बहुत दूर है, तो वहाँ जाना, वहाँ काम करना बड़ा मुश्किल होगा। अब आप बताएं, 4.5 घंटे की फ़्लाइट, कराची से आप डायरेक्ट जा रहे हैं, क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अब बड़ी तेज़ी से हमारे यहाँ से डॉक्टर्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमारी उनके पाकिस्तान इथियोपिया की जो है वो इस्लामिक बैंकिंग में कोऑपरेशन बढ़ रही है, हम अभी डिफेंस कोऑपरेशन हो रही है। अच्छा, एक मिनट यहाँ रुकेंगे। आपने कहा बैंकिंग, डू बैंकिंग चैनल्स, आपने पिछली बार बोला था देयर सम काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन गेटिंग द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस डन, अब वो इशू रिजॉल्व हुआ है? यू आर सेइंग यू नॉट कम्प्लीटली, अच्छा, बट इन प्रोसेस है, क्योंकि हमने बैंक्स की कोलैबोरेशन पे काम किया है कि यहाँ की कोई बैंक वहाँ खुले, वहाँ की बैंक यहाँ। बट दे डोंट हैव कॉरस्पॉन्डिंग बैंक्स, बिकॉज मेनी अफ्रीकन कंट्रीज देयर बैंकिंग स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट। इट इज़, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वही बात है कि जहाँ मुश्किलात हैं, जहाँ चैलेंजेस हैं, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर तो काम इतना सिंपल होता है अली भाई, तो फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो चुकी होती। तो पाकिस्तानी बैंक्स वहाँ क्यों नहीं जाते? पाकिस्तानी बैंक्स तो जा सकते हैं, वी आर वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तानी बैंक जाना चाहते हैं, कुछ स्टेट बैंक रेगुलेशंस होती हैं जो कि अगर पाकिस्तानी बैंक किसी और मुल्क खोलना चाहे तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स जो उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो वो स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स को देखते हुए उस पोजीशन। मैं तो कहता हूँ, पता नहीं ये बुरा माने, इनको अच्छा लगे, मैं कहता हूँ हमारी जितनी मेमन बरादरी अफ्रीका में रहती है उसको जहन में रखते हुए मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जिसका बैंक नहीं भी है ना, वो हमारी मेमन बरादरी में से कोई आगे बढ़ के वहाँ अफ्रीका में बैंक खोल ले, क्योंकि इन लोगों का बहुत फुटप्रिंट है। पता है, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, बिल्कुल इतना फुटप्रिंट है इन लोगों का, इतना फुटप्रिंट है। वैसे तो मेमन दुनिया में हर मुल्क में पहुंच जाते हैं, लेकिन यह है कि इनका बड़ा फुटप्रिंट है, ये अपना बैंक वहां बना ले। आपको पता है सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का टेक्सटाइल यूनिट तंजानिया में, पाकिस्तान से नो रिलेशन विद पाकिस्तान, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल, दे आर द बिगेस्ट टेक्सटाइल यूनिट। अगर पाकिस्तान में होता तो इट वुड हैव बीन द बिगेस्ट टेक्सटाइल यूनिट, बट इट्स इन तंजानिया। दे आर सो रिच, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन पाकिस्तान, लेकिन ये कि दे आर बेस्ड इन अफ्रीका। तो एंड यू वुड बी शॉक्ड टू लर्न दैट विद इन तंजानियाज जीडीपी ग्रोथ उनकी अकेले उस टेक्सटाइल यूनिट की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट ये पहला टेक्सटाइल यूनिट मैंने सुना कि जो अपनी कॉटन अपनी प्रेमिसेस के अंदर ग्रो करता है। आई वाज सीरियसली शॉक्ड। काफ़ी ये हमारे मेमन ही है जो ऑन करते हैं उसे, लेकिन आपको बता रहा हूँ, बट इट्स ऑल इंटीग्रेटेड, ऑटो पे चलने वाला काम है, मोरलेस। हाँ, है फैमिली मैनेज, बट it's like auto in the sense that it's run on very professional lines. Owners don't get into the micro management of that organization. They're making a lot of money, I tell you. तो आप मुझे बताएं ना, अगर वहाँ काम कर रहा है तो फिर फिर टेक्सटाइल तो चली जाएगी यहाँ से। कोई क्यों जाना चाहेगा अली भाई? कोई भी अपना मुल्क, अपना घर छोड़ के तब जाता है जब उसको यहाँ कोई मुश्किलात हो या उसको कहीं पे कोई बेहतर मौके नजर आ रहे हो। इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास के। यही तो मैं कहता हूँ, गोल्ड रिफाइनरियाँ पाकिस्तानियों ने, और कहीं, अच्छा ये नहीं बताना, पाकिस्तानियों की गोल्ड रिफाइनरियाँ भी हैं भाई, पाकिस्तानियों के पास शिप्स हैं, शिप वेसल्स हैं बड़े बड़े। पाकिस्तान के फ्लैग बेरर नहीं है, वो फ्लैग कैरियर्स नहीं हैं। पाकिस्तानियों का बहुत पैसा है, लेकिन क्या करें, अब पाकिस्तान को वापस लेकर आना है। आपका शुक्रिया इब्राहिम साहब, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द मनी विल कम बैक टू पाकिस्तान, एंड आई एम ऑल्सो होपफुल बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट economic situation. It needs that money back in this country to run our economy and show investment and economic growth. इसको सम अप करते हैं। देखें, पाकिस्तान की डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स और इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स के इशू को हम रेमिटेंसेस से रिजॉल्व करना चाह रहे हैं।
लेकिन क्यों ना हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इस्तेमाल करें, कोशिश करें किसी तरह हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर लें। बहुत जगह पर लोग कहते हैं कि अली भाई रियलिस्टिक हो जाए, तो मैं रियलिस्टिक आंसर इसका यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाना मुश्किल है, ठीक है। वेयर मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डन चीपर एल्सवेयर, तो वहाँ तो इज़ एन अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या और ऐसी इंडस्ट्रीज़ हों जिनका जिक्र प्रोग्राम में आया, उनको रिवाइव करने के लिए, उनको बिल्कुल सही से आगे ले जाने के लिए आई थिंक कोशिश हुकूमत को करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाए। हाँ, देयर आर अपॉर्चुनिटी, ऐसी बात नहीं लोग बोलते हैं बिल्कुल ही कोई इम्पोर्ट, obviously there are opportunities for import substitution. There you will have to incentivize businessmen in order to enter into those industries, because some of them required capital intensive strategies. उसमें मतलब बहुत पैसा लगाना पड़ता है। अगर ऐसे आप बिजनेसमैन को फाइनेंस करते हैं, 10% वो अपना इक्विटी लगाता है, 90% स्टेट देती है, तो कभी कभार ऐसे हो सकता है कि इस तरह के इंसेंटिवाइज करने से पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में बहुत बड़ी कमी आ जाए। जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हो या गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया, इन्वेस्ट नहीं यार सॉरी, वरना फिर वो कल प्राइवेटाइज करनी पड़ जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्ट ना करे, या तो लगा दे बस पैसा फिर देखे नहीं उसकी तरफ, या फिर ये है कि कहीं और से दिला के दे दे। तो बहुत सारे लोग मशरिक़ वस्ता में पैसे देने के लिए तैयार हैं और हालात वहाँ के ख़राब हैं। उम्मीद है इन्वेस्टमेंट आगे चल के आएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को जाती है, अल्लाह हाफ़िज़।